दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रीयूनियन में जाना था। दादा, एक चाय देना। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रीयूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे, जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती किया करता था। आज नक्श उन सबसे फिर से मिलने वाला था और ये सोच सोचकर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो सभी पल नाचने लगे थे। क्लास बंक करने पर सर से डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना। यस! यस! दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना। छोड़, जान दे, पापा से बचा दे मेरी प्रिंसिपल की। और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। इन बच्चों को देख के अपनी पुरानी दिन याद आ जाती। वो बचपन की दिनें जब हम स्कूल जाया करते थे। आज तो वो दिन भी खत्म हो गई। ठीक है सर, चलते हैं। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो इस दुनिया से कितनी अलग थी। सच में यार, वो भी क्या दिन थे। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। ये सोच सोचकर नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो जैसे अभी कल की ही बात है। इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में पनिशमेंट के चलते बेंच पर खड़े होकर खिलखिलाना, क्लास की हर लड़की को दोस्त की भाभी बताना, इस सब में कितना मजा आता था। दोस्तों के साथ कैंटीन की पेटीज और समोसे खाने जाना और फिर इस बात पर लड़ाई करना कि आज पार्टी कौन देगा। स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों से पढ़ाई में कंपटीशन करना, स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। ना दुनिया का डर था और ना ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। स्कूल के दिनों में नक्श जितना खुलकर जी रहा था, शायद ही उसके बाद उसे जिंदगी को कभी इतना खुलकर जीने का मौका मिला। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया। यूनियन में तो शिवानी भी मिल सकती है। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। हटो। और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। हाय, मैं नक्श। लेकिन जब शिवानी को इस बारे में पता चला तो उसने नक्श को खूब भला बुरा कहा। शिवानी केमिस्ट्री टीचर की बेटी थी और स्कूल में तब आई थी जब नक्श 7th क्लास में पढ़ता था। नक्श को आज भी याद है कि कैसे उसके सारे क्लासमेट्स शिवानी को देखकर बोलते थे। सभी शिवानी से बात करने की चाह रखते थे और रखते भी क्यों ना, शिवानी थी ही इतनी सुंदर। तो फिर क्या था, नक्श को भी उससे पहली नजर में पहला प्यार हो गया था। लेकिन वो अलग बात है कि नक्श उसके साथ कभी अपनी केमिस्ट्री सेट नहीं कर पाया था। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे। शिवानी, तुम्हारे लिए ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोज देने की? देखना, एक दिन मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार बनूंगी ना, ऐसे लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। जाओ यहाँ से। एक बार डांट खाने के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था और उसने दोबारा कभी शिवानी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। देखना, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा ना कि सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। यही वजह थी कि स्कूल वाले प्यार की ये कहानी स्कूल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद एक दो बार नक्श ने शिवानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने की भी कोशिश की थी, पर अनिका से मिलने के बाद उसकी ये खोज खबर भी खत्म हो गई। हालांकि अब शिवानी के लिए नक्श के दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहता था। नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रीयूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी टैक्सी से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी कि तभी उसने कुछ एम्प्लॉयज को बातें करते सुना।
और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं क्या? मतलब तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है और आ गया यहाँ और हमारी मैडम को गुस्सा दिला दिया। मुझे तो लगा था कि मैडम उसको छोड़ देगी, लेकिन ये तो उल्टा खुद मैडम के सर पर नाच रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन दोनों की शादी हो कैसे गई। अरे शादी छोड़ो, 2 साल में उनका डिवोर्स कैसे नहीं हुआ। अनिका ये देखकर हैरान थी कि कैसे उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने उसका ही मजाक बनाकर रख दिया है। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई ना ऑफिस, तो मैंने उस आदमी को मैम के पीछे पीछे जाते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा वो नौकर है, लेकिन बाद में उसके तेवर जो बदले हैं बाबा। वो बोल रहा था कि विहान सर ने दिया हुआ डायमंड नेकलेस नकली है। तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूँ। मतलब सोचो, जिस आदमी ने जीवन में हीरे देखे भी नहीं होंगे, वो जोरी बना घूम रहा है। अरे तुम लोगों को याद है पिछले साल ये आदमी आया था अपना स्कूटर लेके यहाँ पे, तब तो इसे देखकर लग रहा था कि ये अपने टूटे हुए स्कूटर को ठीक भी नहीं कर पाएगा, और अब जोरी बनके हीरा परखने चला है। भाई वाह, मैडम के आदमी को तो झूठे नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। अरे यार कोई नहीं, झूठ बोलकर बेचारा दिल को तसल्ली दे रहा होगा। तुम लोग खामखा उस गरीब के पीछे पड़ गए। तभी अचानक से उमा ने देखा कि अनिका उनकी सारी बातें सुन रही थी। सॉरी मैम, हम लोग तो बस यूं ही। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा और सभी के वहां से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहां से निकल गई थी। जब अनिका अपने कैबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। जब अनिका बेकाबू हो गई तो उसने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। पापा, मैं तो आपकी सबसे प्यारी बेटी थी ना। मैंने तो सोचा था कि आप मेरे लिए जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, अच्छा ही चुनोगे। इसीलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, ना शादी की शर्त रखी। फिर भी आपने जिस गधे के साथ बांध दिया। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी तब वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती। मैंने सुना है कि माँ बाप जो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, उनकी भलाई के लिए करते हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको अपना आखिरी काम करना था और आप वो करके चले गए। लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। कभी कभी अनिका अपनी माँ चित्रा से भी ये सवाल पूछ लेती थी कि उसने अनिका की शादी उस बेकार आदमी से कैसे होने दी, उस शादी को रोका क्यों नहीं गया। लेकिन चित्रा चाहे दुनिया के सामने कितनी ही तेज तर्रार क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी भी अपने पति के डिसीजन पर सवाल नहीं उठाया था। जो कुछ भी किया अनिका के पापा ने ही किया था। लेकिन अब अनिका और चित्रा दोनों ही उनके डिसीजन से खुश नहीं है। अनिका का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर केबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। नक्श, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा अनिका का हॉस्पिटल में एक चेकअप करवाया था? उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। अच्छा, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों के बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है।
अब मुझे तुम एक सच सच बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है या तुम्हारे खानदान में किसी के बॉडी में कुछ हो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी? लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना, और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उनकी चेकअप कराओ, फुल बॉडी की करवाना। जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। क्या है ना, ऐसे सारे मामले में ना ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। नहीं, जब उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके चेकअप की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने पैसे यो बेफजूली वेस्ट करें। और आप ही सोचिए ना, मेरे माँ बाप का इस उम्र में अस्पताल जाना कहाँ की समझदारी है। ओह, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, जितना कहा गया है उतना ही करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उनको हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उनकी किस्मत की बात है, समझे? और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे भी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना, वहां मुझे किसी से कोई एक बात भी नहीं सुननी पड़े। हाँ, जहां होशियारी दिखानी चाहिए वहां तो दिखाता नहीं है, पड़ा आया मुझे सिखाने। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था, और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी। चित्रा तो वहां से चली गई थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिताजी की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा, और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधे होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था, और आज नक्श के क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी भी यही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा।
पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ओए नक्श, रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष! नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। हर्ष नक्श क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। अरे वाह, तेरी गाड़ी है? हाँ यार, अरे कमाल है, तेरे बालों के साथ ये गाड़ी भी बड़ी हो गई। काफी महंगी होगी ना? नहीं यार, सिर्फ 50 लाख की है। बस 50 लाख? चलना यार, तू छोड़ना, चल अंदर चल। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नजर साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी। नक्श, हाँ, तू यहाँ किसमें आया? अरे किसमें क्या आया है ब्रो? अपनी हवाई स्कूटर में आया हूँ, अभी सर्विस कराई है, मस्त हवा में चलती है। टेस्ट ड्राइव ले, चाबी भी लगी हुई है ना? कभी और यार, कभी और। तू सच में बिल्कुल नहीं पता। चल 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 अंदर चल, वेट कर रहा हूँ यार, चल। गाड़ी लगा देना प्लीज। हाँ ना? जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे, वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है, और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहाँ बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वो एक सच्चाई तो थी। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, ये बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी ये सब कुछ नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है। अब इसे टोकन ऑफ लव कहे या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। ये देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीजों पर गौर करते हुए नक्श की नजर अचानक से शिवानी पर पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वो उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था। देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श बार काउंटर की तरफ चला गया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शिवानी। शिवानी ने नक्श की तरफ देखा कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, कैसी हो? हालचाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता है सबको? भाई साहब, हमारी शिवानी भानुशाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, और सबको ये तो पता ही होगा कि भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करते आए थे, ना जाने कितनी हिट्स दे चुके थे। क्या बात कर रही हो? सच में शिवानी?
यार अगर ऐसा है ना तो मुझे तुम अब भी ऑटोग्राफ दे दो। अब भी जाके बताऊंगा कि शिवानी द सुपरस्टार मेरी क्लासमेट रह चुकी। भाई एक ऑटोग्राफ तो हमारा भी बनता है। Stop it, Harsh. I'm really happy for you. Thank you so much. पार्टी है। Yeah, sure. Let's go, guys. जहां एक तरफ सभी शिवानी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, वहीं पीछे खड़ा नक्श सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। अगर आज शिवानी ने तेवर दिखाया तो आगे जाकर उसे भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। नक्श देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं, और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में